नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं आंखें बंद किए बैठा था कि तभी मेरी बेटी कीर्ति खाने की प्लेट और ग्लास लेकर आती है और कहती है, पापा थोड़ा सा खाना खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने उदासी भरी नज़रों से अपनी जवान बेटी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं पिछले 15 साल से यही सोच रहा था कि कोई अच्छा अवसर आने पर मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बता दूंगा, पर तुम्हारी माँ को तो कुछ सुनना ही नहीं। फिर मेरी बेटी कहती है, आप जानते हैं ना पापा कि मम्मी के जाने का कारण सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए मैं हॉस्टल लौट जाती हूँ। फिर मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जाने से सारी समस्या का हल हो जाएगा और तुम्हारी माँ बड़ी आसानी से घर वापस आ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह एक जिद्दी किस्म की औरत है। मेरी बेटी शांत होकर मेरी बातें सुने जा रही थी। फिर मैंने आगे कहा, देखो बेटा, तुम तो मेरी सच्चाई अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। अंकिता तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है और तुम उसकी ही बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ की आंखों में उसकी खोई हुई बेटी के लिए एक तड़प देखी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज जब उसे उसकी खोई हुई संतान मिली तो वह उसे तिरस्कृत करके चली गई। मुझे भूख नहीं लगी थी, इसीलिए मैंने आज भी खाना नहीं खाया और मुझे अपने कॉलेज के वह सुनहरे दिन याद आने लगे। अगस्त के शुरुआत का महीना था। कॉलेज खुले हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, तभी मैंने अंकिता को अपने जीवन में पहली बार देखा था। वह दुबली पतली बहुत ही खूबसूरत थी और अंकिता का मेरे ही क्लास में एडमिशन हुआ था। मैं उसे पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था। मैंने कई बार सोचा कि मुझे अपने दिल की बात अंकिता से कह देनी चाहिए, लेकिन यह कहने का साहस मैं नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर एक बार अचानक ही वह मौका मुझे मिल गया, क्योंकि अंकिता हॉस्टल में ही रहती थी। वह किसी काम से मार्केट गई थी और मैं भी अपने काम से मार्केट आया था। वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर इसी प्रकार हमारी बातचीत दोस्ती में बदल गई और हमारा पहला साल भी बीत गया। कॉलेज बंद हो गए तो अंकिता भी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। ऐसे ही वक्त निकलता गया। इस बार मेरा और अंकिता का कॉलेज में अंतिम वर्ष था। मैं अपनी बात अंकिता से कहने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक दिन अंकिता ने मुझे अपनी सगाई का निमंत्रण दिया। उस दिन मैं दिल ही दिल में बहुत रोया। अंकिता के पिता ने अपनी इकलौती बेटी की कनाडा में रहने वाले एक डॉक्टर से शादी करने की खुशी में कॉलेज के सभी दोस्तों को पार्टी दी थी। उस समय मुझे ना चाहते हुए यह दुख सहन करना ही पड़ा। अपने साथ हुए जीवन के इस घटिया मजाक का घूंट पीना ही पड़ा। मैं तो चाह कर भी किसी पर कोई दोष नहीं लगा सकता था। अंकिता को भी मैं दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि मैंने उससे अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं किया था। अंकिता की मंगनी की रस्म पूरी होने के बाद मैं ना चाहते हुए अंकिता को अपनी दुआओं का आशीर्वाद देकर पराया सा मुंह लेकर वापस घर आ गया और मैं उसकी यादों को भुला तो नहीं सकता था, इसीलिए उसकी यादों को अपने दिल में ही दफन कर लिया। कुछ महीनों बाद ही मैं आगे की पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया और नौकरी करने लगा। मेरी माँ हमेशा सोचा करती थी कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल दिया करता था। अब तक अंकिता की मंगनी हुए 1 साल से अधिक हो चुका था। एक दिन मैं ऐसे ही रात ड्यूटी कर रहा था कि तभी आधी रात को मेरे अस्पताल में अचानक ही एक ऐसा केस आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वह अंकिता जिसके प्रति मैंने कभी अपने प्यार के फूल खिलाए थे, आज वही मेरे अस्पताल में अपने पूरे दिनों की प्रेगनेंसी के साथ एडमिट होने आई थी। साथ में अंकिता के पिता भी थे, जो बहुत ही विवश और परेशान लग रहे थे। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि अंकिता का यह बच्चा तो कनाडा में होना चाहिए था या उसी शहर के किसी अस्पताल में, पर यहाँ मेरे शहर के अस्पताल में इसके आने का क्या कारण हो सकता है? और अगर यहाँ आए भी तो अंकिता का कनाडा निवासी डॉक्टर पति इस आपातकालीन स्थिति में उसके साथ क्यों नहीं आया? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। फिर अंकिता के पिता क्यों उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सारे प्रश्न जिनके बारे में मैं जानने के लिए उत्सुक तो था, पर पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। फिलहाल मुझे अपनी नौकरी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना था, इसीलिए इन बातों को मन से निकाल कर मैं अपना कार्य करने लगा। अंकिता तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में अस्पताल आई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, परंतु मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसका बिगड़ा हुआ केस संभाल लिया था। अंकिता ने एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया था। मैं सभी प्रश्नों को अपने अंदर कैद किए चुपचाप अपना काम कर रहा था
कि तभी अंकिता के पिता अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने मुझे जो बताया वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अंकिता के पिता ने कहा कि अंकिता की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि इसका होने वाला पति भारत में आकर अपनी मंगनी करने के बाद कुछ दिनों तक अंकिता के साथ रहा और जाते समय शादी करने का आश्वासन देकर कनाडा चला गया, मगर वह आज तक वापस भारत नहीं लौटा और अब उसके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उससे ना तो फ़ोन पर कोई बात हो पाती है और ना ही वह किसी भी चिट्ठी का कोई जवाब देता है। उससे संपर्क करने के सारे रास्ते एकदम से बंद हो गए हैं। अपनी बेटी को इस बदनामी से बचाने के लिए मैं पिछले कुछ महीनों से इसी अनजान शहर में रहने के लिए मजबूर हूँ और मैं अपनी बेटी की पैदा हुई संतान को चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकता। इसीलिए मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जब मेरी बेटी को होश आए तो यह कह दीजिएगा कि उसने एक मरी हुई संतान को जन्म दिया है। मैं यह सब बातें सुनकर दंग रह गया। लाचार पिता की हालत देखकर मैंने उनकी बात मान ली और अंकिता भी मुझे पहचान नहीं सकी, क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा था। फिर अनाथालय जाकर मैंने अंकिता की बच्ची को अपनाकर गोद ले लिया और पिता के स्थान पर उसको अपना नाम दे दिया। फिर जब तक बच्ची छोटी रही तब तक मैं अनाथालय में ही रखकर उसका पालन पोषण करता आया। फिर इसी बीच मैंने अंकिता के पिता से अंकिता का हाथ मांगा तो वह फौरन राजी हो गए। इस प्रकार हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। कीर्ति के पैदा होने का राज केवल हम 3 लोग ही जानते थे, एक अंकिता के पिता, दूसरा मैं और तीसरी खुद अंकिता। लेकिन अंकिता यह समझती थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसीलिए ना ही उसने मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा। कुछ सालों बाद अंकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। इस प्रकार मेरा पूरा परिवार अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मैंने अब तक कीर्ति के बारे में अंकिता को कुछ भी नहीं बताया था। वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी। मैं हमेशा उससे मिलने जाया करता था। मैंने कीर्ति को सच्चाई बता दी थी और उससे कहा कि समय आने पर उसे उसकी माँ के पास ले जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन की घटना मेरे बने बनाए सपनों पर पानी फेर देगी। छुट्टी का दिन था। उस दिन हम सब ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेटी कीर्ति भी वहीं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई है। फिल्म खत्म होते ही जब हम सब बाहर निकल रहे थे, तभी मेरी बेटी ने अचानक मुझे देख लिया और दौड़ते हुए पापा पापा करते मेरे सीने से चिपक गई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सका। कीर्ति जल्दी में थी, इसीलिए वह तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ चली गई और इधर अंकिता बेटे के साथ ऑटो पकड़कर घर आ गई। मैं भी जल्दी से गाड़ी मोड़कर उसके पीछे पीछे घर आया। तब तक वह अपना और बच्चे का सामान बांध चुकी थी। वह इतने गुस्से में थी कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक नाजायज बेटी भी है और आज तक तुमने मुझसे यह सच्चाई छुपा कर रखी। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तुम बहुत बड़े धोखेबाज निकले। मुझे तो तुमसे बात करने में भी घिन आ रही है। इतना कहकर वह मेरी बात सुने बगैर ही चली गई। जब मैंने अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताई तो वह तुरंत ही हॉस्टल से घर आ गई और अपने आप को दोषी मान रही थी। तब से हम दोनों इसी वजह से बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि कैसे उसको समझाया जाए। फिर जब अंकिता अपने मायके पहुंची तो उसके पिता ने पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं, तो अंकिता ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे एक अनजान लड़की मेरे सामने ही उनसे चिपक कर पापा पापा बोल रही थी। तभी अंकिता के पापा ने कहा, बेटा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पति को मात्र एक खोखले से संदेह के आधार पर छोड़कर आ गई हो, पर उसकी महानता तो देखो कि उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमसे केवल इस कारण शादी की क्योंकि वह तुमसे पहले से ही प्यार करता था। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल को उसने तुम्हारा कलंक ना समझकर एक दुखद घटना जानकर अपने दिल में सारी बातें दफन कर ली और उसने कभी इस बात को लेकर तुमसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम हमेशा अपने आप में एक हीन भावना से ग्रसित रहो और अपने पारिवारिक जीवन में कभी भी उससे मुंह उठाकर बात तक ना कर सको। उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। जहाँ पर तुमने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था, उस समय वह उसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। तुम्हें तो कुछ भी मालूम
मालूम नहीं है कि जब तुम अपनी बिगड़ी हुई हालत में अस्पताल पहुंची थी तब उसी ने तुम्हें बचाया था। फिर मुझे उसको सारी स्थिति से रूबरू करवाना पड़ा। तुम्हें तो यह बताया गया था कि तुमने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया है, पर ऐसा नहीं था। दामाद जी हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखते थे, इसीलिए तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं। उस बच्ची को मैंने एक अनाथालय में भिजवा दिया था, क्योंकि हमारे बिगड़े हुए हालात समाज में उस बच्ची को पालने की इजाज़त नहीं देते थे। और दामाद जी तुमसे इतना प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बच्ची को केवल इसी कारण अपना लिया था, क्योंकि वह बच्ची तुम्हारी थी। तुमने तो उसको जन्म दिया था, पर आज भी वह तुम्हारी नाजायज संतान को जायज बनाकर पाल रहे हैं। वह चाहते थे कि अपनी जिस पहली संतान के लिए तुम हमेशा से तरसती आई हो, उसे वह किसी खास अवसर पर तुमको उपहार के रूप में भेंट करेंगे, पर ऐसा करने का उन्हें वक्त ही कहाँ मिला। उससे पहले ही तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अंकिता के सिर पर अचानक ही जैसे बिजली गिर गई हो। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह हैरान रह गई और आगे एक भी शब्द नहीं कह सकी। वह सोच रही थी कि एक छोटी सी गलतफहमी में उसने अपने लहलहाते वैवाहिक जीवन को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। अंकिता दूसरे दिन सुबह ही घर आने के लिए बस में बैठी और वह जैसे ही घर पहुंची तो उसने जल्दी से घर की घंटी बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मैंने तुरंत उसे उठाकर सीने से लगा लिया। आज दिल में मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मन में किसी तरह का कोई बोझ नहीं था। हमारे परिवार में जो भी गलतफहमियां थी वह सब दूर हो गई थी। मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया और हम दोनों पति पत्नी खुशी से अपना वैवाहिक जीवन फिर से व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।